अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं फिर से आपकी खिदमत में 10th क्लास का मैथमेटिक्स लेकर के हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर यानी कि लीनियर इक्वेशंस, और आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन की 5वीं एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 3.5। इससे पहले हमने जो मेथड सीखे हैं वो है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आज हमें इस एक्सरसाइज में करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सीखने के लिए, याद रखने के लिए, वो बड़ा फार्मूला एक बन जाता है। उसको याद रखने के लिए आप ऐसे क्रॉस के एरोज बनाएंगे। तो याद रखने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये कोई मैं डेराइवेशन नहीं दे रहा हूँ, तो फिर से मैं लिखता हूँ। तो ये मैंने बेसिकली 3 क्रॉस बनाए हैं। अब इनको राइट हैंड साइड मैंने एरो टिप बनाए हैं और एरो टेल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है हर एक क्रॉस को। अब आप देख लीजिए, सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में जितने भी कोएफिशिएंट्स होते हैं या कांस्टेंट टर्म्स होती हैं वो 3 होती है, ए, बी और सी। तो मैं यहाँ पर बी से शुरू करूँगा। बी के बाद आएगा सी के बाद तो आता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में डी, लेकिन हमारे पास है ए बी सी। तो अब सी के बाद हम वापस आ जाते हैं ए पर, तो आ गया ए। इसके बाद ए के बाद आएगा बी, यानी कि बी से शुरू किया और बी पर ख़त्म। बी सी ए और फिर से बी, ऐसा ही आप नीचे लिखेंगे, बी सी ए और बी। अब चूंकि 2 इक्वेशंस होती हैं लीनियर इक्वेशंस, तो ऊपर वालों को आप लिखेंगे 1 b1 c1 a1, फिर से b1, यहाँ पर लिखेंगे b2 c2 a2, और यहाँ पर फिर से लिखेंगे आप b2। तो इस तरह से ऊपर जो है उनको 1 1 लिखेंगे, इनको 2 2 लिखेंगे। इतना याद रह गया। इसके बाद हमको क्या करना है, इसको हम कहते हैं x, ये होता है y, और यहाँ पर होता है ये 1। तो अब आप देख लीजिए फार्मूला कैसे बनेगा। तो आप देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इतना बड़ा एक क्रॉस बनाएंगे, इतना बड़ा या इससे बड़ा, ऊपर लिखेंगे x, फिर इज इक्वल टू, फिर दूसरा इसको ऊपर लिखेंगे y, फिर तीसरा तो ऊपर इसको लिखेंगे 1। पहले x फिर y फिर 1, वो लिखा। अब जो बेसिकली जो फार्मूला याद रखने के लिए हमने ये ट्रिक निकाली है, हमने नहीं निकाली, पहले से हम करते आए हैं, तो इसको कैसे याद रखना है वो मैं लिखता हूं पहले। अब आप देख लीजिए, आप पहले एरो से शुरू कीजिए, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर। आप देख लीजिए, पहले एरो में आता है, एरो की टेल पहले लेनी है, फिर टिप। तो ये आता है पहले एरो में से ये वाला साइड, फिर नीचे से ऊपर जाएगा। पहले ऊपर से नीचे जो आएगा एरो उसी को लेंगे, तो वो है, उसका टेल क्या है, वो है b1। अब b1 के बाद क्या आता है, यहाँ पर ये आता है c2। जब एक एरो हमने लिखा, इसके बाद माइनस डाल दो। अब इसके बाद दूसरा एरो ले लो, पहला एरो तो हो गया, अब दूसरा एरो, इसकी टेल पहले लेनी है। तो टेल ये है, ये इसका टिप है, टेल पर है b2, तो आप लिखेंगे b2। फिर यहाँ से इसके टिप पर है c1, तो लिखेंगे c1। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला क्रॉस तो कंप्लीट हो गया, इससे हमें मिलेगा x का वैल्यू। अब हम y का वैल्यू देखेंगे, y में क्या आएगा। आप देख लीजिए, फिर से ये जो क्रॉस है, इसमें जो पहला एरो है ऊपर से जो नीचे आ रहा है, तो आप देख लीजिए, इसका टेल जो है उस पर लिखा है c1, तो मैं लिखता हूँ c1। अब c1, अब इसका टिप लेंगे, इसका टिप है a2, तो ये हो गया a2। अब बीच में माइनस हम रख देते हैं, जब एक एरो लिखा तो माइनस लिख दिया। अब इसके बाद दूसरा एरो लिखना है, पहले ऊपर से हम आते हैं फिर नीचे से जाते हैं। अब ये है c2। अब ये c2 के बाद ये टेल है इस एरो की। अब हम आगे जाएंगे, वो है a1, तो ये हो गया a1। तो ये एरो भी हो गया, इसमें इससे हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब y का वैल्यू निकालने के लिए या x का वैल्यू निकालने के लिए हमें कांस्टेंट टर्म भी चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं ये वाला एरो। तो अब आप देख लीजिए, ऊपर से आएंगे, ऊपर है ये a1, तो मैं लिखता हूँ a1। अब इसका टिप है वो है b2। अब एक एरो तो हो गया,
अब बीच में माइनस, अब दूसरा एरो A2 B1, तो A2 B1, तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया। अब आप देख लीजिए, ये याद नहीं रह सकता A1 B2 समथिंग लाइक दैट, ये मुश्किल है याद रखने के लिए। तो इसको याद कैसे रखा जाए, ये मैंने पहले बता दिया। 3 क्रॉस बनाने हैं और उनको बाद में टिप्स बनाने ताकि एरोज दिखे, फिर कैसे कैसे हमने नंबरिंग की है, तो इस तरह से हम इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं। और भी मेथड है इसको मेमोराइज़ करने के लिए, तो मैंने एक तरीका दिखा दिया है। अब आप इसके बाद देख लीजिए, ये मैंने जस्ट एक वे आउट दिखाया कि कैसे हम इसको याद रख सकते हैं इस फार्मूला को, उसके बाद इसको यूज़ करना है। हालांकि ये हमने याद करने के लिए आपको दिखाया, वरना इसको डिराइव करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, वो मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया। अब आप देख लीजिए, हमारे पास ये फार्मूला है, तो इतना मैंने दिखाया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन पर जाते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस there is unique solution, no solution, or infinitely many solutions. In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. तो ये क्वेश्चन है जो हमने आपके सामने सुना दिया पढ़ के, और वो स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। इसके बाद जो पार्ट है पहला, वो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। पहला पार्ट है, अब देख लीजिए, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मैं पहली इक्वेशन नाम दे देता हूं, इसको सेकंड। अब हमें पहले चेक करना है, ये जो लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, क्या इसमें यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, या मैनी सोल्यूशंस हैं। अगर यूनिक सोल्यूशन है, फिर हमें इसका सोल्यूशन निकालना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो पहले हम वो चेक कर लेते हैं, इससे पहले भी मैंने वो दिखाया है। हम लिखेंगे A1 बाई A2 इज इक्वल टू, A1 हुआ x का कोफिशिएंट, वो है 1, तो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट वो है 3, तो ये हो गया रोमन 1। अब B1 बाई B2, अब आप देख लीजिए, B1 है -3, B2 है -9, तो अगर हम इसकी क्रॉस ये कैंसिलेशन करेंगे, पहले माइनस तो कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 3 जा, तो ये बन जाएगा 1/3। ये हो गई दूसरी रोमन इक्वेशन। तो वैल्यू एक जैसा निकला, तो इसका मतलब ये इक्वल है, इसलिए अब हम लिखेंगे C1/C2। अब आप देख लीजिए, C1 है -3 और C2 है -2, तो इसका माइनस माइनस तो कैंसिल होगा, लेकिन और कुछ नहीं कर सकते हम इसको, और कैंसिलेशन नहीं होगी। तो अब हमारे पास 3 जो है इक्वेशंस हैं यहाँ पर। पहली 2 इक्वेशन है, लेकिन रोमन 3 फॉर्म में जो 3 हैं, इनको हम कंपेयर करेंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, वी गेट फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, इससे पहले हमने आपको बता दिया है, यहाँ पर होती है नो सॉल्यूशन। हम लिखेंगे देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस हैज द गिवन इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, इनका सॉल्यूशन नहीं है, तो हमने वो लिख दिया हैव नो सॉल्यूशन। तो इसके आगे हम इसको नहीं ले जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब करते जब हमें यूनिट सॉल्यूशन मिल जाता। पार्ट नंबर 2 जो मैंने पहले से लिख के रख दिया है, 2x + y इज इक्वल टू 5, 3x + 2y इज इक्वल टू 8। मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया। जो ये 5 और 8 है, ये राइट हैंड साइड था, तो मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड लाया। ये प्लस था, तो ये दोनों टर्म्स माइनस बन गई, ये कांस्टेंट टर्म्स। तो बेसिकली अब हमारी इक्वेशंस यहाँ पर है। तो ये सेकंड पार्ट है। अब हम इसको चेक करेंगे, क्या इसको यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, या मैनी सोल्यूशन है, पहले वही देखेंगे। तो आप देख लीजिए, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं A1/A2 इज इक्वल टू, अब आप देख लीजिए A1 x का कोफिशिएंट 2 पहली इक्वेशन में, A2 है दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, तो ये हो गया रोमन 1। अब लिखता हूँ B1/B2, तो आप देख लीजिए
इसमें y का कोएफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है 1 है। और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट, y से पहले जो टर्म है कांस्टेंट टर्म, उसको कहते हैं कोएफिशिएंट, वो 2 है। तो ये सेकंड है। सबसे पहली बात ये है कि ये एक जैसे नहीं है। जब हमें पता चलता है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो c1/c2 लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यही से हमें पता चल जाता है इसका यूनिक सोल्यूशन है, वन सोल्यूशन है। तो मैं यही पर ये कंपेयर करता हूँ। मैं लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव a1/a2 is not equal to b1/b2, therefore the given equations have one solution, या हम लिख सकते हैं यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। तो अब इनका यूनिक सोल्यूशन है, यानी कि वन सोल्यूशन है। तो अब हमें वो निकालना है कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करने के लिए हम पहले की तरह जैसे मैंने बताया एक रफ हम यूज़ करेंगे, वो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। आप देख लीजिए, ये रहा दूसरा पार्ट, तो मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ, ये रफ है यहाँ, ये है 3 एरोज़ मैंने बनाए, B C A B, B C A B, ये 1 1 1 1 2 2 2 2। अब चूंकि हमें फार्मूला बनाना है, सबसे पहले ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया 1। यहाँ पर मैंने छोटा छोटा लिखा है। अब आप देख लीजिए, मैं लिखता हूँ पहले, सबसे पहले अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, देयरफॉर ये हो गया x, x। अब मैं ले लेता हूँ b1c2 माइनस b2c1 बीच में इज इक्वल टू का साइन। तो अब यहां पर y, अब मैं लिखता हूं c1a2 माइनस अब c2a1 हो गया इज इक्वल टू, अब हम लिखेंगे a1b2 माइनस a2b1। तो इस तरह से ये फॉर्मूला मैंने पूरा लिखा है। इसके बाद हम इनको वैल्यूज दे देंगे। अब देख लीजिए, x को x लिखा डिवाइडेड बाय, अब b1 क्या है हमारी इक्वेशन, इसमें b1 वो है b1 यानी कि y का कोएफिशिएंट वो है 1। अब c2 टू इक्वेशन ये है, उसका c है -8, तो मैं -8 लिखता हूं माइनस। अब b2 टू इक्वेशन ये है, उसका b है ये y का कोएफिशिएंट वो है 2, और c1 यानी कि पहली इक्वेशन में c कौन है, ये है a b और ये है c, वो है -5। तो इसके वैल्यूज मैंने दे दिए। अब बीच में मैंने लिखना है ये फॉर्मूला। अब c1 c2, अब आप देख लीजिए c1 1 का c, 1 इक्वेशन का c वो है -5 a2, व्हाट्स a2, दूसरी इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट उसको a2 कहेंगे, वो है 3 माइनस। अब c2 यानी कि दूसरी इक्वेशन, 2 का मतलब दूसरी इक्वेशन, ये हो गया a b c यानी कि वो -8 है। c2 a1 यानी कि 1 का मतलब है पहली इक्वेशन, उसमें ax का कोएफिशिएंट वो है 2, तो मैंने लिखा, ये वैल्यूज भी लिखे मैंने। अब ये लास्ट वाला पार्ट है a1 b2, a1 है 2, b2 दूसरी इक्वेशन का भी वो है 2, वो भी है 2, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस। अब a2, व्हाट इज a2, 2 इक्वेशन का a यानी कि a है उसका 3, x का कोएफिशिएंट। अब उसके बाद a2 b1, अब b1 क्या है, 1 का b, 1 इक्वेशन ये है, उसका b है y का कोएफिशिएंट वो है 1। तो ये सारे के सारे वैल्यूज मैंने लिख दिए हैं। अब हम इनको कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया x,
अब हम देखेंगे यहां से क्या निकलेगा। 1 इंटू एट माइनस एट, चूंकि 8 माइनस है तो इसलिए माइनस ही बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 से 10, तो ये हो गया 10 इज इक्वल टू, अब 3 5 से 15 मगर माइनस 15 क्योंकि 5 का साइन है माइनस। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 8 जा 16। अब लास्ट वाला पार्ट 1, अब 2 2 जा हो गया 4, 3 1 जा हो गया 3। तो हर एक का वैल्यू मैंने दे दिया। अब हम वहां से थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। अब देख लीजिए x डिवाइड बाय 8 माइनस है 10 प्लस है, ये मैंने पहले ही बताया जब डिफरेंट साइन हो x डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा 10 को 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा डिफरेंट साइन में, तो रह जाएगा यहां पर 2। तो x का पार्ट तो हो गया। अब y का पार्ट देख लेते हैं। y में 16 प्लस है 15 माइनस है, तो 16 से 15 माइनस कर लो, एक रह जाएगा, वो मैंने लिखा। अब लास्ट पार्ट है, वो है 1 तो ऊपर है ही, डिनोमिनेटर में 4 से माइनस करोगे ये 3, इस 4 से 3 करोगे माइनस, तो रह जाएगा 1। तो हकीकत में ये 1 बाय 1 मान ही है। अब हमें ये मैं भूल गया लिखना, यहां पर y है। अब हमें पहले x बाय 2 को लास्ट टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर करना है। तो मैं पहले ये और ये कंपेयर करता हूं, y बाय 1 को रहने देते हैं। हम लिखेंगे therefore x by 2 is equal to 1 by 1, 1 by 1 लिखिए या 1 लिखिए, x is equal to 2 into this 1, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 1, 2 by 1 लिखो, लास्ट पर हम 2 ही लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक साइड से। अब y डिवाइडेड बाय 1 is equal to 1 by 1, अब y is equal to 1 by 1, वो ओवरऑल इसका वैल्यू निकलेगा 1 ही। इसका मतलब है ये जो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, उसमें हमें x मिला 2 और y हमें मिला 1। तो इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 जो हमने यहां पर लिख के रख दिया है, चलिए इसको चेक करते हैं क्या है इसका हाल। यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, वो देखेंगे। हम लिखेंगे a1 by a2 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 6, वो हो जाता है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 1 by 2। तो मैंने लिखा 1 by 2, चलिए रहने देते। तो ये हो जाएगा पहला रोमन। अब लिखता हूं b1 by b2, वो है -5 डिवाइड बाय -10, माइनस माइनस कैंसल, 5 1 जा 5 2 जा, इसका भी निकलेगा 1 by 2। तो ये हो गया सेकंड। अब थर्ड c1 by c2 इज इक्वल टू, c1 इज वो यहां पर है क्योंकि मैंने इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखा है। तो c1 है 20 डिवाइड बाय -40, तो माइनस माइनस कैंसल, 21 जा 22 जा इज 40, सो इसका भी निकला 1 by 2। तो जब मैंने इन तीनों पार्टों को किया तो हमें एक जैसा वैल्यू मिला। मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड वी हैव a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, therefore the given pair of equations has many solutions. Many solutions, तो इसका इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी लिख सकते हैं। तो इसकी बहुत सारी सॉल्यूशन है, इसलिए इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं करना है यूज। तो इस तरह से ये पार्ट भी हो गया। पार्ट नंबर 4 जो मैंने यहां पर लिख के रख दिया है, चलिए इसको चेक करते हैं। a1 by a2 इज इक्वल टू, x का कोएफिशिएंट यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, तो हो गया 1 by 3। अब हम b1 by b2 लिखते हैं, वो है यहां पर y का कोएफिशिएंट -3 और यहां भी y का कोएफिशिएंट -3 ही है। माइनस माइनस कैंसल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो ये बच जाएगा 1 by 1 दैट मीन्स 1। तो इस तरह से
अगर हम देखेंगे फर्स्ट और सेकंड एक जैसा नहीं है, वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए हम यही से कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वल नहीं है तो हमें वहीं पर रुक जाना है, C1/C नहीं देखना है, क्योंकि यही हमें पता चल जाता है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है। तो मैं लिखता हूं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, therefore the given equations have unique solution तो यूनिक सोल्यूशन है। तो जब यूनिक सोल्यूशन है तो अब हमें इसको सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फार्मूला मैं यहीं पर लिख देता हूं, ये है ऐसे, और ये हो गया दूसरा एरो, सॉरी क्रॉस, ये हो गया तीसरा क्रॉस। अब ये एरो के टिप्स हो गए जैसे मैंने पहले दिखाया है याद करने के लिए। तो अब आप देख लीजिए, ये बी से शुरू करता हूं, बी सी के बाद वापस ए पर आ जाओ, ए बी, यहां पर बी सी ए बी। अब इसके बाद इसको 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1, इनको नीचे लिखेंगे 2 2 2 2 और 2। अब यही हमें यूज करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फार्मूला लिखना है, वो मैं यहां से लिखता हूं, यहां से लिखता हूं मैं। आप देख लीजिए, सबसे पहले मुझे लिखना है x, ये हो गया x, फिर लिखना है मुझे y, ये हो गया y, फिर लिखना है मुझे 1, ये हो गया 1। अब ये फार्मूलाज मैं दे देता हूं, b1c2 माइनस b2c1 b2c1। अब इसके बाद आएगा y के लिए c1a2 माइनस, अब ये ऊपर से नीचे एरो हो गया, अब नीचे से ऊपर c2a1, एरो के टेल से शुरू करना है, टिप पर एंड करना है, c2a1, तो ये भी हो गया। अब हम यहां से a1b2 माइनस a1b2 a2b1 ठीक से आ रहा है, सारा आ रहा है बोर्ड पे, चलो ठीक है। अब हम इनको वैल्यूज दे देते हैं, ये हो गया x। अब x के नीचे आप देख लीजिए b1c2, इस इक्वेशन में b1 इक्वेशन का b वो है y का कोएफिशिएंट -3। अब c2 2 का c, 2 इक्वेशन ये है, उसका c है -15, तो ये हो गया। अब बीच में माइनस है, b2c1, b2 दूसरी इक्वेशन 2 का b, यानी कि दूसरी इक्वेशन b2, 2 का मतलब दूसरी इक्वेशन b y का कोएफिशिएंट -3, तो b2c1। अब c1 पहली, 1 का मतलब पहली इक्वेशन, c1, c हो गई थर्ड टर्म -7, तो ये तो हो गया। अब हम y वाले लिख देते। अब आप देख लीजिए c1a2, c1 दैट्स -7, a2, व्हाट इज a2? a2 2 वाली इक्वेशन ये है, उसका a है 3 माइनस। अब c2 दूसरी इक्वेशन का c2 थर्ड कांस्टेंट टर्म दैट्स -15। अब a1 पहली इक्वेशन का a वो है x का कोएफिशिएंट, वो है 1 ही। अब लास्ट वाला पार्ट a1 दैट मीन्स 1, b2 व्हाट इज b2? b2 2 मीन्स सेकंड इक्वेशन, b मीन्स y कोएफिशिएंट ऑफ y दैट्स -3 माइनस। अब a2 b1, a2 2 इक्वेशन का a वो है 3, लिखता हूं 3। अब b1 1 मीन्स फर्स्ट इक्वेशन, b मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ y दैट्स -3। तो सब वैल्यूज मैंने लिखे हैं। अब इसके बाद मैं इनको कैलकुलेट करता हूं, x
-15 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 माइनस है, माइनस माइनस माइनस, ये बन जाएगा माइनस ही, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो, ये माइनस ही रह जाएगा। 3 7 जा 21 हो गया। अब हम ये y वाला देख लेते हैं, इसको मैंने 1 और y नहीं लिखा था। 3 7 3 जा 21, ये प्लस है माइनस है तो माइनस 21। अब माइनस माइनस प्लस 15 1 जा 15 इज इक्वल टू ये 1 ही है, 3 1 जा 3 माइनस 3 बन जाता है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है तो प्लस 9 आ जाता है, इसको 3 3 जा 9। अब हम देखते हैं, ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाय 45 को अगर 21 माइनस करते हैं तो रह जाता है 24 इज इक्वल टू यहां पर y डिवाइडेड बाय 15 अगर 21 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, चूंकि इसका माइनस साइन है, इसका प्लस है, इसीलिए बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 रह जाता है, लेकिन साइन देना है बड़े का, वो है माइनस, वो हो गया। अब हम लिखेंगे यहां पर 1। अब 9 को 3 सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो 6 रह जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है लास्ट टर्म के साथ, बाद में इसको भी कंपेयर करेंगे। हम लिखेंगे देयरफॉर x डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 1/6। तो x हो जाएगा, ये 24 ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, 1 इंटू 24 ये 24 ही हो जाएगा, डिवाइड बाय 6, तो 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 6 4 जा, तो 4 मिलेगा आंसर। 6 1 जा 6 6 4 जा, तो 4 आएगा आंसर। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा हम लिखेंगे y डिवाइड बाय -6 इज इक्वल टू 1/6। ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा y बाय -1 समझ लीजिए इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 इंटू 1, y हमें मिलेगा -1, y का वैल्यू हमें मिलेगा -1। तो इस तरह से हमने ये फोर्थ पार्ट भी पहले क्वेश्चन का कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट है। पहला पार्ट ये है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a and b does the following pair of linear equations have infinite number of solutions। हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, उसमें कहा गया है कि a और b का क्या वैल्यू हो ताकि इसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हों। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए जो पार्ट है, पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का, वो मैंने बोर्ड पर लिख के रख दिया है। तो यहाँ पर हमें a और b जो है, यहाँ पर जैसे ये पहली इक्वेशन है 2x + 3y = 7, अब ये है a - b x, a + b y। तो ये जो इसमें a और b टर्म्स हैं, ये पूछा गया है कि a और b का क्या वैल्यू हो, क्या वैल्यू दे दिया जाए ताकि इसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हों। तो इसको हम करने के लिए हम लिखेंगे ये एक्सप्रेशन, फॉर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जब इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होती हैं तब हमें पता है a1/a2 होता है बराबर b1/b2, वो होता है बराबर c1/c2। तो जब ये सब के सब इक्वल हों, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तब इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है। तो वही एक्सप्रेशन हमने लिखा। अब आप देख लीजिए, अब हम इनको वैल्यूज़ दे देते हैं। मैं लाता हूँ a1 मीनस x का कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन में, तो वो है 2, a2 मीनस x का कोएफिशिएंट इन सेकंड इक्वेशन, तो जो सेकंड इक्वेशन में x है इससे पहले जितना है वो इसका कोएफिशिएंट है, तो वो है a - b, वो हो गया। अब यहाँ पर b1 पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट वो है 3 होल डिवाइडेड बाय, अब आप देख लीजिए b2 यानी कि y का कोएफिशिएंट 2 इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में वो है a + b, तो वो हो गया। अब इज इक्वल टू c1/c2, c1 ये टर्म है, हम लिखेंगे 7/c2 ये सारा है, इज इक्वल टू के बाद जितना है वो सारा c2 है, 3a + b - 2। तो इस तरह से हमने हर एक का वैल्यू दे दिया।
अब हमें बेसिकली ए और बी का वैल्यू निकालना है जिस पर इसका इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हों। तो ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए पहले हम ये और ये फर्स्ट और सेकंड कंपेयर करते हैं। चलिए मैं इनका नाम लिखता हूँ। ये मानते हैं फर्स्ट, ये मानते हैं सेकंड और ये मानते हैं थर्ड। हम लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंड सेकंड, हमने लिया फर्स्ट और सेकंड को, इन दो को। तो मैं लिखता हूँ 2 बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 बाई ए प्लस बी। अब क्या होगा यहाँ पर, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ये जो इसका डिनोमिनेटर है इससे इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होगा और इस डिनोमिनेटर को उसके 3 यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए हम कर देते हैं। तो मैं लिखता हूँ 2, आप देख लीजिए 2 के पास ये सारा इसका डिनोमिनेटर लाता हूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू, अब ये 3 है यहाँ से, ये वाला 3 इसके पास ये डिनोमिनेटर में ले लेता हूँ, वो हो गया a माइनस बी। अब इन डिनोमिनेटरों को आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि बीच में इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू का साइन है, वरना प्लस अगर माइनस होता तब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई होता। तो अब हमने इतना किया, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू ए ये हो जाएगा 2a प्लस 2 इंटू बी ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 3 इंटू ए 3a माइनस 3 इंटू बी 3b। तो ये हो गया। अब हम एक चीज़ करते हैं, ए वाली टर्म्स को एक साइड से ले लेते हैं, बी वाली टर्म्स को दूसरे साइड से ले लेते हैं। लेकिन आप सोच लीजिए यहाँ पर 2a है और यहाँ पर 3a है, बेहतर रहेगा मैं ये 2a वहाँ ले लूँ, तो वही बेहतर रहेगा। अब आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2b, ये 3b यहाँ लाता हूँ, ये माइनस है यहाँ से तो प्लस हो जाएगा 3b। तो b वाली टर्म्स को मैंने लेफ्ट हैंड साइड लाया, अब a वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पहले से 3a है, 3a। अब ये जो 2a है इसको मैं वहाँ ले लेता हूँ, ये यहाँ से प्लस है तो जब राइट साइड से ले लेता हूँ तो ये माइनस 2a हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 5b इज इक्वल टू a, 5b इज इक्वल टू a। तो ये हो गई थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड नहीं, रोमन थर्ड नहीं वो, तो थर्ड इक्वेशन 5b इज इक्वल टू a, या हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 5b। अब आप देख लीजिए, अब हम फर्स्ट या थर्ड कंपेयर करते हैं या सेकंड और थर्ड कंपेयर करते हैं। मैं सेकंड और थर्ड कंपेयर करता हूं। मैं लिखूंगा फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड को मैं ले लेता हूं। सेकंड है, अगर फर्स्ट और थर्ड भी आप ले लेंगे तब भी इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसमें माइनस है प्लस है यहाँ पर, तो मैं प्लस वाली टर्म को प्रेफर करता हूं। तो इसलिए मैं लिखता हूं 3 बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 3a प्लस बी माइनस 2। अब मैंने ये दो टर्म्स को सेकंड और थर्ड को कंपेयर किया। अब आप देख लीजिए, अब इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 3 के पास ये सारा कुछ आ जाएगा, इसका डिनोमिनेटर 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 7 है, इसके पास ये इसका डिनोमिनेटर जाएगा a प्लस बी, ये हो गया। अब आप देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 9a प्लस 3 इंटू बी 3b माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 7 इंटू ए 7a 7 इंटू बी प्लस 7b। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर भी a वाली टर्म्स को एक साइड से ले लेते हैं। चलो a और b टर्म्स एक ही साइड से ले लेते हैं। ये है 9a, इसके पास ये 7a लाते हैं, यहाँ से a प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस 7a। अब है 3b प्लस 3b, ये 3b, अब वो 7b को मैं यहाँ लाता हूँ माइनस 7b इज इक्वल टू, ये जो माइनस 6 है इस कांस्टेंट टर्म को मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, यहाँ पर माइनस है वहाँ प्लस बन जाएगा। अब आप देख लीजिए 9a को माइनस करेंगे 7a तो ये रह जाएगा 2a। अब 3b तो प्लस है 7b तो माइनस है, तो आपको पता है एक को प्लस साइन है दूसरे को माइनस साइन है, तो बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट करना है। 7b को अगर 3b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4b रह जाएगा। तो मैं लिखता हूँ 4b। अब 4b माइनस है कि प्लस, बड़ी टर्म इनमें से कौन सी है, वो ये है 7b, तो इसका माइनस है तो इसका भी माइनस ही रहेगा इज इक्वल टू 7। अब हमारे पास जो a का वैल्यू है a इज इक्वल टू 5b या 5b इज इक्वल टू a, तो मैं वो वैल्यू ले आता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2।
अब a का वैल्यू, इस a के बदले मैं लिखता हूँ ये 4b इज इक्वल टू 6। मैंने क्या नहीं लिखा, ये जो a है इसका वैल्यू नहीं लिखा, तो वो मुझे एक यहाँ पर है 5b के बराबर, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 5b इसके बदले। तो इसको हम लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट, यह वैल्यू मैंने कहाँ से ले लिया, यूजिंग थर्ड, सॉरी, तो ये वैल्यू मैंने थर्ड से ले लिया। अब आप देख लीजिए 2 × 5 हो जाएगा 10b माइनस 4b इज इक्वल टू 6। 10b को 4b अगर माइनस करेंगे रह जाएगा 6b। 6b इज इक्वल टू 6। अब 6 कैंसिल, b इज इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, b का वैल्यू हमें 1 मिला। अब यही वैल्यू हम दे देते हैं थर्ड में, सब्स्टिट्यूट इन थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन है 5b इज इक्वल टू a। 5b, b के बदले में 1 लिखता हूँ इज इक्वल टू a। 5 1 5 इज इक्वल टू a और a इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से a का वैल्यू 5 हमें मिला और b का वैल्यू हमें 1 मिला। ये पार्ट सी के साथ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस है, जो मैंने पहले लिख के रख दिया है। ये सेकंड पार्ट है, इसमें है कि k का क्या वैल्यू हो कि जब इसका नो सॉल्यूशन निकले, k को कौन सा वैल्यू होना चाहिए जब इसका नो सॉल्यूशन निकले, वो कंडीशन इस पर अप्लाई हो जाए। तो इन दो इक्वेशंस की, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन के लिए हमें इसका एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। नो सॉल्यूशन के लिए वो है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। नो सॉल्यूशन के लिए ये मैंने पहले भी दिखाया है, ये एक्सप्रेशन है। तो अब हम इनको वैल्यूज दे देते हैं। अब आप देख लीजिए a1 का मतलब x का कोएफिशिएंट जो मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, a2 जो दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है, x से पहले जितना सारा आता है वो कोएफिशिएंट ही है, तो x से पहले पूरा 2k - 1 आता है, तो मैं लिखता हूँ 2k - 1 हो गया। अब इसके बाद b1 मीन्स y का कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन में, y का कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं दिखता है वहाँ पर, नहीं लिखा है तो इसका मतलब है 1 है। अब दूसरी इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है, वह ये है, इससे पहले जितना भी आता है ये ब्रैकेट में ये सारा इसका कोएफिशिएंट है, तो k - 1 इज इक्वल टू, अब c1/c2, c1 ये कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर, तो लिखा मैंने c2 जो इज इक्वल टू के बाद सारी टर्म है, तो ये सारा 2k + 1, ये तो हो गया है थर्ड पार्ट। तो इस तरह से हमने इसका वैल्यू दे दिया, लेकिन ये नॉट इक्वल टू है, इट इज़ नॉट इक्वल टू। तो अब हम जो इक्वल होगा वही हम निकालेंगे, ये दो हम कंपेयर करेंगे। मैं इसको लिखता हूँ फर्स्ट, इसको लिखता हूँ सेकंड, मैं लिखूँगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि हमारा क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड से ही, k का वैल्यू फर्स्ट और सेकंड से ही निकलेगा। अगर चाहो तो थर्ड भी लिख सकते हैं, उसको भी हम कंपेयर बाद में कर सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू इक्वल नहीं निकलेगा क्योंकि अनइक्वलिटी का साइन है। तो मैं कंपेयर करता हूँ पहला और सेकंड, मैं लिखता हूँ पहला है 3/2k - 1 इज इक्वल टू 1/k - 1। अब आप देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे होगा जैसे इससे पहले हमने किया। ये 3 जो है 3, इसके पास मैंने k - 1 लाया, k - 1 इसका डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1, तो ये है, इसके पास इसका डिनोमिनेटर ले लेता हूँ, मैं लिखता हूँ 2k - 1। अब इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 × k हो जाएगा 3k, अब 3 × -1 ये हो गया -3 इज इक्वल टू 1 × 2k ये हो जाएगा 2k ही। 1 × -1 ये +1 है, -1 है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 1 × 1 हो जाता है 1। अब ये 3k है, मैं 3k के पास ये 2k लाता हूँ, यहाँ से प्लस है, यहाँ पर ये -2k हो जाएगा इज इक्वल टू, ये -1 है और ये 3 जो है ये यहाँ पर माइनस है, अगर उस साइड से ले लूँगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। अब आप देख लीजिए 3k को अगर माइनस करोगे 2k तो रह जाता है k। अब यहाँ पर देखो 3 को अगर माइनस करोगे 1 तो वहाँ पर रह जाता है 2, इसका मतलब है k का वैल्यू हमें मिला 2। अब हम फर्स्ट और थर्ड भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलेगा
वो हमें इक्वल नहीं मिलेगा, k का वैल्यू हमें 2 मिला। फिर भी चलिए कंपेयर कर लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, चलिए थर्ड ले लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड भी ले सकते हैं। तो मैं फर्स्ट लेता हूँ 3/2k - 1 इज इक्वल टू थर्ड, ये है इज नॉट इक्वल टू, सॉरी ये इक्वल नहीं है, 1/2k + 1। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3, इसके पास ये सारा आ जाएगा, इसका डिनोमिनेटर 2k + 1। अब इज नॉट इक्वल टू 1 के पास इसका डिनोमिनेटर जाएगा 2k - 1। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6k + 3 1 = 3 इज नॉट इक्वल टू 2k - 1 × 1 ही हो जाएगा। अब 6k के पास मैं लेकर आता हूँ -2k हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू, ये -1 है, ये 3 प्लस है, वहाँ ले लूँगा -3 हो जाएगा। तो 6k - 2k मीन्स 4k इज नॉट इक्वल टू -1 -3 -4 हो जाएगा। k इज नॉट इक्वल टू -4 डिवाइड बाई ये 4, k इज नॉट इक्वल टू ये 4 1 = 4 1 = हो जाएगा -1, k -1 के बराबर नहीं है। तो k किसके बराबर है वो हमने पहले ही निकाला है, वो है 2 के बराबर। तो इस तरह से ये पार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं।